अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद कौन है? नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। तो नज़ीर अहमद, आप इस बारे में इनको याद रखिएगा कि पहला नावल निगार किसको माना जाता है? नज़ीर अहमद को माना जाता है। उर्दू में जो खाकी की इब्तिदा हुई है, खाका कहते हैं तो स्केच को कहते हैं, लेकिन खाका उस सिन्फ को भी कहते हैं जब किसी के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में लिखा जाए, वो जैसा भी हो, जो उसकी शख्सियत के बारे में लिखा जाता है उसे हम खाका कहते हैं। तो जैसे कि इस सबक में आज जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फ़रतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद के बारे में लिखा है। अब तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नज़ीर अहमद हैं वो फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद हैं, तो उन्होंने अपने उस्ताद के बारे में लिखा है। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी उर्दू का पहला खाका माना जाता है। आपको इस बात का याद रखना है कि पहले नावल निगार कौन है? नज़ीर अहमद। पहले खाका निगार किसको माना जाता है? फ़रतुल्लाह बेग को। इसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि पहला खाका किसको माना जाता है? पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी को माना जाता है। ठीक है, तो आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक की जो शुरुआती हिस्सा है उसमें नज़ीर अहमद के हुलिया के बारे में बयान किया गया है। तो उनका हुलिया बड़े बड़े मज़ेदार अंदाज में बयान किया गया है, जैसे कि उनके जिस्म को मुरमुरों का थैला कहा गया, जैसे उनकी नाक को फुल्की कहा गया है, सर पर बाल बहुत कम थे, तो टोपी लगाते थे, तो टोपी की तरफ से जब आउटसाइड से जब उनके बाल निकल आते थे बाहर की साइड, तो कहा गया है ऐसा लगता था जैसे कि टोपी पे झालर लगी हुई हो। तो इस तरह की चीज़ें जो बयान की गई हैं, भाई उनके मोटापे के लिए जैसे बताया गया कि उन मोटापा इतना ज़्यादा था कि वो वही जब तहबंद बांधते थे तो वो उसको उरस नहीं पाते थे, पहलू उसके इधर उधर कर लिया करते थे, उठते वक्त एहतियात करते थे। तो ये मज़ाहिया अंदाज़ है, इस तरह की चीज़ें हैं जो हैं। जैसा कि इस कहानी का उन्वान है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, तो मुसन्निफ़ कौन है? फ़रतुल्लाह बेग। तो कहानी का जो शुरुआती हिस्सा है वो फ़रतुल्लाह बेग की ज़बान में है, और जो कहानी का आगे का हिस्सा है वो नज़ीर अहमद की ज़बान में है, और आखिरी हिस्सा फ़रतुल्लाह बेग की ज़बान में है। तो आगे चलकर नज़ीर अहमद खुद अपनी ज़बानें बताते हैं कि बचपन उनका बहुत मुश्किलों में गुजरा। उनका कोई सहारा नहीं था। वो पंजाबियों की जो है कड़ी की मस्जिद में रहते थे, वहीं के मौलाना से तालीम हासिल करते थे, और वो बहुत ज़हीन थे, उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनका गुजारा इस तरह था कि वो घर घर मांग कर रोटियाँ मांग कर लाया करते थे, और इस तरह से उनका गुजारा हुआ करता था। इसी बीच में एक ज़िक्र आया है, बड़ा ही मज़ेदार ज़िक्र है कि एक जब वो घर पर मांगने जाया करते थे तो एक घर में एक ऐसी लड़की थी जो खाना देने के बदले में उनसे जो है सेर दो सेर मसाला पिसवा लिया करती थी। और मसाले का भी जो मामला था वो ऐसा था कि मसाला पीसने में अगर ये अपना हाथ रोक लिया करते थे तो बट्टा इनके हाथ पर मार दिया करती थी, जिससे वो ख़ुद कहते हैं कि बाखुदा मेरी जान से निकल जाया करती थी। लेकिन जब उस चीज़ को ये आगे लेकर चलते हैं तो बताते हैं कि वही लड़की आगे चलकर इनकी शरीक हयात बन गई, इनकी बीवी बनी, और अपनी ये जो इनकी हरकतें थीं, जो इनकी जो शरारतें थीं, इन तमाम चीज़ों को सोच सोच कर वो बाद में बहुत हँसा भी करते थे कि हम लोगों ने बचपन में इस तरह से किया है। आगे चलकर नज़ीर अहमद बताते हैं कि वो दिल्ली कॉलेज किस तरह पहुँचे। बताते हैं कि दिल्ली कॉलेज में लड़कों का इम्तिहान लेने के लिए जो है मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हुए थे, और वहाँ के प्रिंसिपल थे। तो बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पर थी, तो ये भी पहुँच गए। तो छोटे थे जब उस टाइम, तो ये भी भीड़ भाड़ में इस तरह से पहुँच गए, लोगों के बीच से, नीचे से हाथ पैरों के नीचे से होते हुए। तो छोटा बच्चा इस तरह से पहुँच जाता है। तो वहाँ पर भीड़ भाड़ अच्छी तरह से वहाँ पर देखी। अब नज़ीर अहमद के बारे में ये भी बताया गया है कि ये अपनी उम्र से छोटे मालूम होते थे, और ज़हीन थे, पढ़ना तो जानते थे, मौलाना से पढ़ा करते थे। तो जब वहाँ पर बताया गया है कि जब बीच में किसी चीज़ के लिए ब्रेक हुआ तो मुफ्ती सदरुद्दीन साहब वहाँ से उठे, और प्रिंसिपल साहब तो चपरासी ने जगह खाली करने के लिए कि भाई साहब आ रहे हैं, आप रास्ता छोड़ दीजिए, जगह खाली करने के लिए जो रास्ता खाली करवाया। इस बीच में धक्का मुक्की में और लोगों को पीछे करने के चक्कर में जो है नज़ीर अहमद साहब गिर गए। और अब ज़ाहिर सी बात है बच्चा गिर गया, तो इस चीज़ इनको जो है प्रिंसिपल साहब मुफ्ती सदरुद्दीन साहब ने देखा, वो भाग कर आए और उस बच्चे को उठाया और पूछा, जैसे कि बच्चों से पूछते बेटा लगी तो नहीं, और उससे फिर दूसरी बातें करने लगते हैं ताकि बच्चे को ये एहसास ना हो कि उसके कहीं लग गई है या कुछ और चीज़ें। तो पूछा बेटा क्या पढ़ते हो, तो उन्होंने मुअल्लिकात कहा। मुअल्लिकात का नाम सुनकर वो हैरान हो गए, और इस बात की जांच करने के लिए कि बच्चा सही कह रहा है या गलत, उन्होंने कुछ पढ़वाकर कुछ हिस्सा देखा, और वो उन्होंने सही सही पढ़कर बता दिया। तो वो बहुत खुश हुए, और यही वो सबब बना जिससे वो दिल्ली कॉलेज में उनका एडमिशन या दाखिला हो गया। इसकी जुज़ियात आपको सबक में मिल जाएंगी। आगे चलिए, जैसे कि अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि नज़ीर अहमद ने जदीद दौर की तालीम के ऊपर तंज़ किया है। वो ये कहते हैं कि जदीद दौर का जो निज़ाम है वो मतलब उनको पसंद नहीं है। एक तरह से अगर आप उसमें देखेंगे, वो ख़राबी ये बताते हैं कि
پچھلا جو دور تھا اس میں ایک موضوع پڑھایا جاتا تھا لیکن بچے کو کامل اور ماہر کر دیا جاتا تھا اس میں، یعنی بچہ اس میں مہارت حاصل کر لیا کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج اتنے موضوعات کا بوجھ بچوں پر لاد دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایک موضوع پر مکمل مہارت حاصل نہیں کر پاتے۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے، اتنے موضوع ایک ساتھ پڑھے گا تو کیا ہوگا، وہ سارے ہی بس پڑھ تو لے گا لیکن وہ کسی میں بھی ماہر نہیں کہلاتا۔ یہی خرابی انہوں نے بتائی اور آج کے دور کو ایک ایسی دیوار بتایا جس میں چونے کی بھی چنائی ہے، گارے کی، کنکڑ کی، پتھر کی، تو کہتے ہیں کہ اس میں صرف ایک دھکا مارا تھا وہ گر جائے گی، یعنی کہ ایک ایسی دیوار ہے جو کہ بیکار ہے، آنے والے دور کے لیے تیار نہیں ہے، یا مطلب پختہ نہیں ہے جیسے کہ پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب طالب علم ایسے ہوں گے تو وہی آگے چل کر استاد کی بھی شکل اختیار کرتے ہیں، وہی آگے چل کر استاد بنیں گے۔ تو پھر انہوں نے تو استاد پر بھی طنز کیا ہے کہ آج کل کے استاد میں بھی وہ بات نہیں جو پہلے کے استاد ہوا کرتے تھے۔ پہلے کے استاد ماہر ہوا کرتے تھے، کہیں سے بھی کچھ بھی ان کا پوچھ لو ان سے، یعنی اتنے ماہر ہوتے تھے وہ۔ لیکن آج کے استاد کیا ہے، آج کے استاد بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ طالب علم ہے، تو آج کے استاد میں بھی وہ بات نہیں ہے جو کہ پہلے کے استاد میں ہوا کرتی تھی۔ نذیر احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تصنیفات سے زیادہ محنت جو کی ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کے معنی لکھنے پر پورا پورا دن صرف کیا ہے، اور انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کو وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ کہانی کے آخری حصے میں انہوں نے اپنے اور اپنے استاد کے بیچ کے بہت ہی خوبصورت رشتے کو بھی دکھایا ہے کہ کس طرح کی چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ان میں ہوا کرتی تھیں، جیسے کتابیں یوں ہی لے لیا کرتے تھے ریویو کے لیے، جو کتابیں آتی تھیں تو کہتے ہیں انہیں تو اپنے باپ دادا کا مال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کتابیں جو تھیں وہ اپنے استاد سے یوں ہی لے لیا کرتے تھے، رقم بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وعدہ کرتے تھے اور پیسے نہ دیتے ہوں، لیکن اس طرح پیچھے پڑ جایا کرتے تھے کہ نذیر احمد صاحب اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو وہ کتابیں مفت میں ہی دے دیا کرتے تھے۔ جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نذیر احمد صاحب جو ہیں وہ اتنے سخت استاد تھے، بہت سختی برتا کرتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، لیکن فرحت اللہ بیگ ان کے چہیتے شاگردوں میں سے ایک تھے، یعنی کہ ایک بہترین شاگرد تھے۔ ایک اچھے استاد کا ایک اچھا شاگرد وہی بن سکتا ہے جو یقیناً اس کی خواہشوں پر پورا اتر سکتا ہو، یعنی جو اس کے ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھی میرا شاگرد ایک ایسا ہو، یقیناً وہی۔ فرحت اللہ بیگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے استاد اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اور دہلی جب بھی آیا کرتے تھے تو وہ ان کے مکان پر بھی ضرور جاتے تھے اپنے استاد کی یاد میں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ چلیے خیر، اب آپ کو اس سبق سے بچوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ استاد اور شاگرد کے بیچ کا رشتہ واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ان کا ڈانٹنا، ان کا سمجھانا، ان کی اصلاح کرنا برا لگتا ہے تو یقیناً یہ آپ کی ناسمجھی اور کم عقلی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور وقت رہتے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب کچھ آپ کے بھلے کے لیے ہے تو بہتر ہے۔ میں آپ کے مستقبل کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کا مستقبل روشن ہو۔ اللہ حافظ۔